गांव के किनारे एक कच्चे मकान में रहने वाले देव किशन जी एक साधारण किसान थे। उनके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ज्यादा साधन, लेकिन उनके पास था एक बड़ा सपना। उनका सपना था कि उनका बेटा अनंत पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। देव किशन जी का मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे गरीबी के दलदल से बाहर निकला जा सकता है। देव किशन जी बचपन से ही मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था और घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में काम करके बिताई थी। बारिश हो या तेज धूप, वह कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन अब उनकी नजरें अपने बेटे पर टिकी थी। अनंत, देव किशन जी का इकलौता बेटा, उनकी उम्मीदों का केंद्र था। देव किशन जी ने ठान लिया था कि चाहे उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, वे अनंत की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने देंगे। गांव का प्राथमिक स्कूल ही अनंत की शिक्षा का पहला पड़ाव था। स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अनंत कभी शिकायत नहीं करता। वह जानता था कि उसके पिता उसकी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करते हैं। देव किशन जी हर शाम अनंत को अपने पास बैठाकर पूछते, बेटा, आज स्कूल में क्या सीखा? अनंत खुशी खुशी उन्हें अपने दिन भर की बातें बताता। देव किशन जी की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह अपने बेटे को अपने सपने के करीब जाते देखना चाहते थे, लेकिन इस सपने की राह आसान नहीं थी। स्कूल की फीस, किताबों का खर्च और दूसरी जरूरतों को पूरा करना देव किशन जी के लिए बड़ी चुनौती था। उनकी पत्नी सावित्री भी इस संघर्ष में उनका पूरा साथ देती थी। वह घर के खर्चों को जितना हो सके रखने की कोशिश करती। गांव में देव किशन जी की मेहनत का मजाक उड़ाया जाता था। चौपाल पर बैठे बूढ़े अक्सर कहते, देव किशन, इतना क्यों मेहनत कर रहा है? तेरा बेटा भी आखिर में तेरी तरह ही हल चलाएगा। देव किशन जी मुस्कुराते हुए जवाब देते, अगर मेरी मेहनत से उसका भविष्य बदल सकता है तो यह मेहनत कुछ भी नहीं है। अनंत ने जब 5वीं कक्षा में पहला स्थान हासिल किया तो देव किशन जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने फैसला किया कि अब अनंत को शहर के एक अच्छे स्कूल में भेजा जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसे जुटाने की जरूरत थी। देव किशन जी ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रखने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनके मन में कोई संकोच नहीं था। उन्होंने कहा, अगर यह मेरे बेटे के भविष्य के लिए है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शहर में अनंत का दाखिला एक अच्छे स्कूल में हुआ, लेकिन वहाँ का माहौल उसके लिए नया था। गांव के स्कूल से शहर से के स्कूल तक का सफर उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। वहाँ के छात्र संपन्न परिवारों से थे और उनके पास वह सब कुछ था जो अनंत के पास नहीं था। अनंत ने महसूस किया कि उसे अपनी जगह बनाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी होगी। उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। देव किशन जी हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अनंत की फीस और अन्य जरूरतों पर खर्च करते। सावित्री ने अपनी पुरानी सोने की चूड़ियां बेच दी ताकि अनंत की किताबें खरीदी जा सके। देव किशन जी और सावित्री का त्याग अनंत के लिए प्रेरणा बन गया। उसने अपने माता पिता की मेहनत को देखकर खुद से वादा किया कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। देव किशन जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करना कि अपनी मेहनत से हमारे सपनों को पूरा करना। अनंत ने इस वादे को अपने दिल में बसा लिया। अनंत ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। यह पूरे गांव के लिए गर्व का क्षण था। देव किशन जी ने अनंत को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया है, अब तू आगे की पढ़ाई करेगा। गांव के लोग जो भी कभी देव किशन जी का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी तारीफ करने लगे। प्रधान ने कहा, देव किशन, तुम्हारा बेटा तो कमाल कर रहा है, एक दिन वह जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अनंत ने 12वीं की परीक्षा के बाद सिविल सेवा में जाने का सपना देखा। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं डी बनकर आपके नाम को ऊंचा करना चाहता हूँ। देव किशन जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुझे जो करना है हम तेरे साथ हैं। अनंत ने जब 12वीं कक्षा के बाद सिविल सेवा का सपना देखा तो यह सिर्फ उसका सपना नहीं था, बल्कि उसके माता पिता की उम्मीदों का प्रतिबिंब बन गया। सिविल सेवा की तैयारी आसान नहीं थी। यह एक ऐसा रास्ता था जिसमें हर कदम पर मेहनत, त्याग और धैर्य की परीक्षा होती है। अनंत ने अपने माता पिता से कहा, बाबा, मुझे दिल्ली जाना होगा, वहाँ अच्छे कोचिंग संस्थान हैं जो सिविल सेवा की तैयारी के लिए जरूरी है। देव किशन को यह सुनकर चिंता हुई। दिल्ली का खर्च उनके लिए बहुत बड़ा था।
लेकिन उन्होंने अपने डर को छिपाते हुए कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे दिल्ली भेजने का इंतजाम कर लूंगा। देवकिशन ने अपनी बची हुई जमीन का एक और हिस्सा गिरवी रख दिया। सावित्री ने अपने पुराने गहने भी दे दिए। उन्होंने मिलकर अनंत को दिल्ली भेजने का पूरा प्रबंध किया। दिल्ली में अनंत ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। कमरे की दीवारें सीलन भरी थी और वहां कोई खास सुविधा नहीं थी, लेकिन अनंत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास एक ही लक्ष्य था, सिविल सेवा की परीक्षा पास करना। कोचिंग सेंटर में दाखिला होने लेने के बाद अनंत को एहसास हुआ कि वहां प्रतियोगिता कितनी कठिन थी। देश के कोने कोने से आए छात्र अपनी पूरी जान लगाकर तैयारी कर रहे थे। अनंत का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। वह पहले स्वयं अध्ययन करता, फिर कोचिंग की कक्षाओं में जाता और शाम को लाइब्रेरी में घंटों बिताता। उसकी मेहनत उसकी किताबों पर पड़े पसीने की धब्बों में साफ दिखती थी। इधर देवकिशन जी और सावित्री ने अनंत की पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश जारी रखी। देवकिशन जी अब दूसरों के खेतों पर मजदूरी करने लगे थे। उनकी उम्र और स्वास्थ्य पर इसका असर साफ दिख रहा था, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं थी। गांव में लोग कहते, देवकिशन जी अब तो तेरा बेटा दिल्ली में पढ़ रहा है, वह एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? देवकिशन जी मुस्कुराते हुए कहते, जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं मेहनत करता रहूंगा। मेरे बेटे को मुझ पर भरोसा है और मुझे उस पर। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद अनंत ने पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा दी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी, लेकिन परिणाम आने पर वह असफल हो गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे अपनी असफलता से ज्यादा अपने माता पिता की मेहनत की चिंता थी। उसने सोचा, क्या मैं उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा? देवकिशन जी को जब यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अनंत को फोन किया, बेटा असफलता से घबराना नहीं, यह तो बस एक सीढ़ी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद भी उठकर खड़े होते हैं। अनंत ने अपने आंसू पोंछे और खुद को वादा किया, यह असफलता मेरी ताकत बनेगी, मैं 2 गुनी मेहनत करूंगा। अगले साल अनंत ने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान दिया। उसने अपनी दिनचर्या को और सख्त बना लिया। अब रोजाना 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता। देवकिशन जी और सावित्री भी उसकी मेहनत को देखकर गर्व महसूस करते थे। सावित्री ने एक दिन फोन पर कहा, बेटा जब भी थक जाया करो भगवान का नाम ले लिया करो, वह हमेशा तेरे साथ है। दूसरे साल की परीक्षा का परिणाम आया और इस बार अनंत सफल हो गया। उसने सिविल सेवा परीक्षा में एक अच्छी रैंक हासिल की। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। देवकिशन जी की आवाज भर आई हुई थी, बेटा मुझे तुझ पर हमेशा भरोसा था, आज तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। गांव में यह खबर फैलते ही लोग देवकिशन जी के घर बधाइयां देने आए। प्रधान ने कहा, देवकिशन जी तुम्हारा बेटा अब अफसर बन गया है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। सिविल सेवा की परीक्षा पास करने के बाद अनंत के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। उसे प्रशिक्षण के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक संस्थान में बुलाया गया। यह उसकी कड़ी मेहनत का फल था, लेकिन यह सफलता केवल उसकी नहीं थी, यह उसके माता पिता और खास कर देवकिशन जी के त्याग और तपस्या का परिणाम भी थी। संस्थान में पहली बार कदम रखते ही अनंत ने महसूस किया कि यहाँ सब कुछ अलग था। हर कोना अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा से भरा हुआ था। देश भर से आए होनहार युवक युवतियों के साथ प्रशिक्षण करना अनंत के लिए एक सम्मानजनक लेकिन चुनौतीपूर्ण अनुभव था। प्रशिक्षण में हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मिलता। प्रशासनिक कानून, नीति निर्माण और समाज के सबसे निचले तबके तक विकास पहुंचाने की विधि पर गहराई से चर्चा होती। अनंत को सिखाया गया कि एक अधिकारी का काम केवल आदेश देना नहीं, बल्कि जनता के लिए काम करना है। वहां के प्रशिक्षकों ने भी अनंत की लगन और ईमानदारी को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे अधिकारी ही देश को बदल सकते हैं। तुम्हारी सोच स्पष्ट और उद्देश्य दृढ़ है। इधर देवकिशन जी और सावित्री के लिए अनंत की सफलता गर्व का विषय बन गई थी। गांव में हर कोई उन्हें सम्मान से दिखता। लोग कहते, देवकिशन जी तुम्हारा बेटा तो अब बड़े बड़े झीलों का मालिक बनेगा। देवकिशन जी हमेशा विनम्रता से जवाब देते, यह सब भगवान की कृपा और उसकी मेहनत का फल है। हालांकि उनकी गरीबी अब भी वैसी ही थी।
देवकिशन जी ने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा गिरवी रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी अनंत को इस बारे में चिंता नहीं करने नहीं दी। उन्होंने उससे कहा, बेटा, तुझे बस अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना है, हमारी चिंता मत कर। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अनंत को पहली पोस्टिंग एक छोटे से जिले में बतौर जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम मिली। यह जिला कई समस्याओं से ग्रस्त था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बुनियादी सुविधाओं की कमी। अनंत ने जैसे ही कार्यभार संभाला, उसे महसूस हुआ कि यह कार्यक्षेत्र उसकी परीक्षा लेने वाला था। उसने सबसे पहले जिले के प्रशासनिक तंत्र का निरीक्षण किया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि भ्रष्टाचार पूरे तंत्र में फैला हुआ था। अनंत ने फैसला किया कि वह किसी भी तरह की बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने अपने अधिकारी से कहा, मैं यहाँ जनता की सेवा के लिए आया हूँ। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप मेरा साथ पाएंगे, लेकिन अगर आपने कोई गड़बड़ी की तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं। अनंत का डीएम बनना उसके माता पिता के लिए गर्व की बात थी, लेकिन इस सफलता ने उसके बीच भी दूरी भी बढ़ा दी थी। अनंत अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि वह अपने माता पिता से बात करने के लिए समय नहीं निकाल पाता था। देवकिशन जी ने कई बार उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन वह अक्सर व्यस्त होता। सावित्री ने कहा, अब हमारा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, उसके पास हमारे लिए समय नहीं होगा। देवकिशन जी ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत सोचो, वह अपने काम में व्यस्त है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। अनंत के जिले में एक बड़ी समस्या थी, सूखे की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे थे। वह इस समस्या को हल करने के लिए तुरंत सक्रिय हो गया। उसने कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की और योजना बनाई कि कैसे किसानों को राहत दी जा सके। उसने अपनी मेहनत और दृढ़ता से जिले के हालात बदलना शुरू किया। जल्द ही यह महसूस किया कि उसकी असल सफलता यही है जो वह अब कर रहा था। कुछ महीने के बाद अनंत ने अपने माता पिता से कहा, अब मुझे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाना है। मैं प्रशासन में लौट सकता हूँ, लेकिन मुझे अब आपके साथ समय बिताने का मौका चाहिए। देवकिशन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू हमेशा हमारे लिए चिंता करता रहेगा, लेकिन तू अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जहाँ भी जाएगा, हम तुझे आशीर्वाद देंगे। सावित्री ने भी कहा, हमारे पास हर दिन तेरा साथ और प्यार है बेटा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अनंत ने धीरे धीरे गांव में कानून और व्यवस्था में बदलाव लाना शुरू किया। उसने कई योजनाओं की शुरुआत की और गांव के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए। उसके काम ने गांव के लोगों के दिलों में उसकी इज्जत और सम्मान को बढ़ाया। अब लोग उसे न सिर्फ एक अधिकारी के रूप में, बल्कि एक बेटे के रूप में भी देख रहे थे। अनंत ने उन किसानों को प्रशिक्षण दिया जिन्होंने खेती की नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। तकनीकी देखभाल करने के लिए भी समय देना था। मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे अपने परिवार और समाज दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। अनंत ने एक दिन खुद से कहा। अनंत ने यह निर्णय लिया कि वह सप्ताह के कुछ दिन अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित करेगा। उसने अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए समय सीमा तय की और यह सुनिश्चित किया कि वह एक निश्चित समय पर अपने घर लौटे। उसने एक दिन अपने माता पिता से कहा, मैं अब हर हफ्ते कम से कम 2 दिन सिर्फ आपके साथ बिताऊंगा। हम साथ में घूमने जाएंगे, खाना बनाएंगे और समय बिताएंगे। मुझे अब आपकी जिंदगी में हर पल का हिस्सा बनना है। यह सुनकर सावित्री और देवकिशन जी दोनों ही बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई वह अनंत के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका बेटा अब सचमुच उनकी देखभाल कर रहा था और यह उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। समाज में जो बदलाव अनंत ने लाए थे वे एक स्थायी रूप ले चुके थे। प्रशासन में उसकी नीतियां अब सफलता पूर्वक लागू हो चुकी थी और लोग उस पर गर्व महसूस करते थे। लेकिन अब अनंत ने समझ लिया था कि असली सफलता वही है जब व्यक्ति अपने परिवार और समाज के लिए समय निकाले। एक दिन गांव के लोग अनंत के पास आए और उन्होंने कहा, डीएम साहब, आपने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है। अब हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ खुश रहें। यह शब्द अनंत के लिए सबसे बड़ी तारीफ थी। ये वह जानता था कि समाज के विकास में केवल प्रशासनिक सुधार ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि एक व्यक्ति की निजी जिंदगी में संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अनंत ने अपने माता पिता के साथ समय बिताना शुरू किया।
और सावित्री ने उसे समझाया कि बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में हर किसी के लिए सम्मान और प्रेम है, लेकिन यह समय है जब तुम्हें समाज की भलाई के लिए कठोर फैसले लेने होंगे। अनंत ने तय किया कि वह इस विवाद का समाधान बिना किसी पक्षपाती भावना के निकालेगा। उसने गांव के सभी परिवारों के साथ मिलकर एक समाधान पेश किया, जिसमें सभी पक्षों के लिए कुछ न कुछ रियायतें और समझौते थे। उसने यह सुनिश्चित किया कि इस विवाद को लेकर कोई भी हिंसा या अन्याय नहीं होगा और हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। उसने स्थानीय प्रशासन की मदद से इस समस्या का हल निकाला, जिसमें गांव वासियों को जमीन का मान वितरण, बुनियादी सुविधाओं का समान लाभ और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवादों से बचने के लिए एक समझौता पत्र भी तैयार किया गया। यह मामला एक कठिन दौर से गुजर रहा था, लेकिन अनंत ने अपने कड़े फैसले और सामूहिक समझ के साथ इसे हल किया। गांव में शांति स्थापित हुई और लोग अनंत की ईमानदारी और दूरदर्शिता को सराहने लगे। उसे यह महसूस हुआ कि प्रशासनिक फैसले केवल कागजों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिल में भी असर डालने चाहिए। इस सफलता ने अनंत को यह सिखाया कि समाज का विकास सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर समझौते और सामूहिक प्रयास से ही संभव है। अनंत ने अब तक अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया था। उसने प्रशासनिक सुधार किए, भ्रष्टाचार से लड़ा और परिवार के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching.